नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। सत्ता का संग्राम आपके सामने लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। देश भर में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और देखिए सबकी नजर लगी हुई है कि कौन जीतेगा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये समझना हो जाता है कि इन चुनावों में जिन मुद्दों की बात हो रही है उस पर कितना काम हो रहा है, कितनी बातें दिखाई देती है। क्योंकि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रचार करने के लिए आती है, कोई भी बड़ा नेता आता है, तो एक बात जरूर होती है, युवाओं का जिक्र जरूर होता है। युवाओं को लेकर पहले भी बहुत सारे दावे वादे किए गए, अभी भी किए जा रहे हैं। लेकिन युवाओं को क्या लगता है कि उनमें से कितने दावे वादे पूरे हुए, चाहे उनके बेहतर रोजगार की बात हो, चाहे उनकी बेहतर शिक्षा की बात हो। कौन कौन सी चीजें हैं जो उनके जीवन को बेहतर बना रही हैं, क्या ऐसे कुछ कदम उठाए गए हैं, या उनको लगता है कि कोई और आएगा तो शायद उनके लिए और बेहतर कर पाए। यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि युवाओं के सामने चुनौती क्या है। और इस वक्त देखिए हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक तरफ नवीन जिंदल है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में है। इनेलो की बात करें तो उधर से अभय चौटाला चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जो समीकरण बन रहा है इसके जनता के लिए क्या मायने हैं वो तो समझेंगे, लेकिन युवाओं की चुनौती, यहाँ के मुद्दे, युवाओं को कितना विकास दिखता है वो जानना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस वक्त अगर भारत की आबादी की बात करें तो हमारी आबादी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी युवाओं की है। और इन युवाओं का अगर यूटिलाइजेशन देश को विकसित करने में ठीक तरीके से हुआ तो ये युवा भी आगे बढ़ेंगे, पूरा देश भी आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या उस पर काम उस तरीके से हो पा रहा है, या जो चुनौतियां हैं वो इन्हीं से जानते हैं। आप सबका बहुत स्वागत है अमरुजाला.com पर। आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्या शुभ नाम है आपका? राहुल दीप। राहुल, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर मेरी मास्टर्स हो चुका है हिस्ट्री से और वर्तमान में नेट जीआरएफ भी हो चुका है और सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो चुनाव में मुझे एक बात बताइए, तो सभी पार्टियां आ रही हैं, सब युवाओं की बात कर रही हैं। मैं किसी एक पार्टी पर फोकस नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि कोई भी नेता आता है वो कहता है युवा शक्ति, युवा शक्ति, युवा शक्ति। युवाओं के लिए कितना बदलाव हुआ है, बेहतरी कितनी देख रहे हैं कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हुई और रोजगार की बात हो, किस तरीके? सर बेहतरी तो हुई है पिछले सालों में, पर उतनी नहीं हुई जिस प्रोग्रेस से करनी चाहिए थी। जैसे सर रोजगार के मुद्दे पर सबसे बड़ी बात तो रोजगार की है, क्योंकि युवा कुंठित होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। रोजगार नहीं है उसके पास, इस चक्कर में सर वो नशे की तरफ भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुंठित होगा तो नशे की तरफ जाएगा। एक हमारे सर युवा के पास स्किल डेवलपमेंट नहीं है, स्किल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मतलब हमारी आबादी ऐसी है, पढ़ाई तो कर रही है पर उसके पास स्किल नहीं है। पढ़ तो लेता है पर आगे रोजगार नहीं कर पाता वो। तो सबसे बड़ा उसकी स्किल को बढ़ावा देना है, स्किल एम्पावरमेंट किया जाए, स्किल को बढ़ाने की योजनाएं लाई जाएं। अभी वर्तमान जो सरकार है केंद्र की, नरेंद्र मोदी की सरकार, उन्होंने एक बाकायदा स्किल डेवलपमेंट के लिए मंत्रालय शुरू किया। स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो उसका लगता है कि कुछ प्रचार, कुछ जानकारी यहाँ के युवाओं को मिल पा रही है, सर क्योंकि बहुत सारी हाँ योजनाएं जी, उसमें चल रही सर जानकारी तो है पर लाभ अभी तक नहीं पहुंच पाया, धरातल पर नहीं है वो। हवाई योजनाएं करने से कोई फायदा नहीं है जब तक वो धरातल पर नहीं आए। है। उसके बारे में जानकारी बहुत ज्यादा नहीं 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 सर, समाज में जो हमारे युवा वर्ग है उसके पास इतनी जानकारी नहीं है इस बारे में। है। तो क्या लगता है, नौकरी वोकरी की बात हो रही है चुनाव में, लगता है गंभीरता से इस पर बहस हो रही है, वही बाकी अलग मुद्दों पर, वोट बैंक पर बात हो रही है, लेकिन वो चीजें गौण सर वोट बैंक पर बात है, कोई भी युवाओं के मुद्दों की तरफ, उनकी रोजगार हो गया, महंगाई हो गई, शिक्षा, इसकी तरफ ध्यान नहीं है अभी भी। तो सब इससे अच्छा तो ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं युवाओं के मुद्दे की तरफ ध्यान दें, बशर्ते वोट बैंक की राजनीति को छोड़ के धर्म की राजनीति से अलग रखें धर्म को। जब तक हम इन चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे ना, तब तक समाज प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर युवा का विकसित नहीं होगा, युवा का प्रोग्रेस नहीं होगा, तो उसके बाद समाज को आप किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर फोगाट, रिसर्च स्कॉलर, जियोलॉजी डिपार्टमेंट। वो रिसर्च स्कॉलर हैं आप, मुझे एक बात बताइए, चुनौतियां आप लोगों को क्या दिखती हैं यहाँ के युवाओं के लिए? क्या कुछ उसमें कमी आई है, या अभी भी सब ऐसी है, कुछ देखिए, बदलाव हुआ सबसे पहले हर युवा को रोजगार चाहिए अपनी फैमिली को सेटल करने के लिए। सबका ड्रीम यही होता है, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे पिछले कितने साल से कोई भी भर्ती नहीं, 56-57 जो ग्रुप है वो अटका पड़ा हुआ है। इसके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, वो देख लो आप। ये लाइब्रेरी में भीड़ देख सकते हो, बच्चे कितने कितने पूरे तरीके किस कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए कुछ नहीं हुआ है, युवा के लिए युवा बहुत निराश है। है? यहाँ का मुझे बताइए, कुरुक्षेत्र का कितना विकास आप लोग देख रहे हैं? बाकी शहरों में भी जाते होंगे, कितना बदलाव, कितनी चीजें बदली हैं? कुरुक्षेत्र का अगर कैसे एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से जैसा आपको ठीक लगता कुछ नहीं। कुरुक्षेत्र को यहाँ पे एक ट्रिप स्थल बना दिया गया है। ये सीएम साहब आते हैं या कोई भी आता है, हेलीकॉप्टर उतरता है, इधर ब्रह्म सरोवर चले जाते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। योजना मुद्दे कुछ नहीं है। है, उसके अलावा कोई बात हम मैं यहाँ 10-11 साल से रह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हाँ भाई सर्वांगीण विकास हो सके, कुछ हो सके। नहीं। उद्योग धंधे, इससे जुड़ी कोई चीजें यहाँ पर नजर नहीं उद्योग धंधे का तो कुरुक्षेत्र में कोई सवाल ही नहीं है। टूरिस्ट के तौर पे डेवलप कर सकते हैं, उसमें भी कुछ नहीं है। आपको देखा होगा कितना बजट आता है गीता जयंती का, क्या हो रहा है उसमें, सबको पता है।
क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव है, 3 अलग-अलग तरह के लोग हैं। नवीन जिंदल जो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लाकर सुशील गुप्ता जी को यहाँ पर उतार दिया है। अभय चौटाला जी चुनावी मैदान में। तो इनमें से दम दिखता है किसी में कि कोई कुरुक्षेत्र का उस तरीके का, उस विजन के साथ विकास कर सकता है कि सर्वांगीण विकास जिसकी आप बात कर रहे हैं? इस बार जो इसका युवाओं के लिए जो कांग्रेस का ये है कि कैलेंडर लेके आए हैं, टाइम पे भर्ती करेंगे, 30 लाख भर्ती के इन्होंने वादे तो सभी करते हैं, तो इन पे अगर विश्वास जताया जा सकता है। इनके मैनिफेस्टो में कम से कम है तो सही कुछ ना कुछ। बाकी तो कुछ दिख भी नहीं रहा, ना कोई मुद्दे की बात कर रहा। अभी यहाँ जैसे सुशील गुप्ता जी और बाकी आए थे, अशोक अरोड़ा जी, सबसे मिले। एमएस कर्मचारी जो है उनके 10,000 रुपये 20-20 साल से पेंशन है, 10,000 रुपये अब तक। तो उनका ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं, ये लोगों की समस्याएं को जानते हैं, आश्वासन भी देते हैं। बाकी तो मैंने देखा ही, नवीन जिंदल जी आए हैं 10 साल के बाद, सीधे आए, बस चेहरा दिखा है। तो ये इनका ठीक लग रहा है, इंडिया गठबंधन का। हाँ, इन पे बेटर लग रहा है। हाँ बैठ रहे हैं। चलिए देखिए, सबको लगता है क्योंकि कम से कम इनको लगता है कि उनके मैनिफेस्टो में नौकरी की बात हो रही है, एक कैलेंडर बनाने की बात हो रही है। आगे आइए आप लोग थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति स्वर्णाक्षी है, मैं जनसंचार विभाग से हूँ। जी। क्या लग रहा है ज्योति, इस बार चुनाव में जिन मुद्दों पर बात हो रही है ना, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं? किसी और मुद्दे पर बात होनी चाहिए, उस पर हो नहीं रही है। क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं? सर, सबसे ज़रूरी जो है हमारे समाज के लिए वो है एक बेहतर शिक्षा, जो कि हमारे युवाओं को शिक्षा मिल नहीं रही है। शिक्षा मिल भी रही है तो उनको एक पर्याप्त रोज़गार नहीं मिल रहा है। 3-4 सालों से, जब से पिछली सरकार है, जो हमारे युवा हैं वो रोज़गार के लिए कहीं न कहीं भटक रहे हैं। यहाँ पे उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है तो यहाँ से रुक करके वो बाहर विदेशों की तरफ जा रहे हैं। जिससे कि जो बूढ़े माँ-बाप हैं वो भी कहीं न कहीं उनकी काया जो रोती है। तो सबसे ज़रूरी मुद्दा है शिक्षा का। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारे किसान हैं या हमारी नारी हैं, वो कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ कोई भी सुरक्षित नहीं है। देश का जो नारा था जय जवान जय किसान, पर दोनों के दोनों इस सरकार ने व्यर्थ कर दिए हैं। ना यहाँ पे जवान सुरक्षित है, ना यहाँ पे किसान सुरक्षित है। और नारी अगर सुरक्षित होती तो शायद मणिपुर में इतना बड़ा कांड नहीं हुआ होता। जी। महिलाओं के लिहाज से अगर मैं हरियाणा की बात करूं, यहाँ भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, तो महिलाओं के लिए कुछ बेहतरी हुई है? इतनी सारी योजनाएं महिलाओं को लेकर चलाई जा रही हैं, उसमें महिला सुरक्षा भी जोड़ देता हूँ। क्या है स्थिति, हालत क्या है? सर, योजना सिर्फ नाम-नाम की हैं, महिलाओं के ऊपर उनका कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। वो सिर्फ मैनिफेस्टो के अंदर वो सिर्फ कहते हैं ना कि चुनाव के पहले वादे कुछ हो रहा है, बाद में कुछ हो रहा है, तो बस वही काम है। जी। तो लेकिन इतनी जो बार बार प्रचार में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश इतना आगे चला गया, कांग्रेस कहती है राहुल गांधी का नेतृत्व होगा तो हम देश बदल देंगे, तो किसी में लगता है दम दिखाई देता है? एक को तो आप देख रहे हैं, दूसरे के भी वादे हैं। सर देखो, देखा हमने है, पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, तो आप खुद बताइए कहाँ से आगे बढ़ा है देश? जैसे आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, इंडेक्स देख लीजिए, सब में हम पीछे हैं, सब में। चाहे वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ले लिए या भूखमरी इंडेक्स ले लिए, सब के सब में हम पीछे हैं। तो कहीं नहीं बढ़ा आगे मेरे हिसाब से, तो देश वहीं के वहीं है। चेंज होगा तो शायद कुछ बदलाव बेहतर हो सकता है। जी सर, क्योंकि पिछले 10 सालों से पहले यहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार थी। हमने भी देखा है कि चाहे वो विज्ञान हो, रोजगार हो, सबके सब में बढ़ोतरी थी। जो आम आदमी था वो पेट भर के खाना खा सकता था, पर पिछले 10 सालों में जो आम आदमी का बुरा हाल हुआ है वो हमने भी देखा है। इनको लगता है पिछले 10 सालों में आम आदमी का बुरा हाल हुआ है और बदलाव होना चाहिए। क्या नाम है आपका? कंचन। कंचन, क्या लग रहा है, सबकी बात आप सुन रही है, पहले तो क्या चैलेंजेस दिखते हैं अपने करियर को लेके, नौकरी को लेके और पढ़ाई लिखाई को लेके, वो एक बार बताइए मुझे। और दूसरा, जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है, जिन जिन बातों मुद्दों पर बात होती है, क्या वही मुद्दे बचे हैं और भी मुद्दे हैं गंभीर जिन पर बात? सर, मैं अपनी तरफ से लेके चलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भविष्य आने वाले टाइम में थोड़ा संकट में है कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, शायद मुझे जॉब ना मिल सके। और इसके साथ जो अभी करंट में सरकार है सर, वो धर्म को लेके चल रही है। जहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे ऐसा लग रहा था कुरुक्षेत्र में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि जहाँ देखो वहाँ कथाएं करवा रहे हैं और कथाओं के माध्यम से ये चल रहा है कि इनको वोट दिया जाए। मतलब ये वो पूरी तरीके से नहीं कहते कि इनको वोट दिया जाए, बट वो इस तरीके से कह देते हैं कि हाँ इनको वोट दिया जाए, और लोगों को भी लगता है ये हमारे लिए ये सब करवा रही है, तो हमें इनको वोट देना चाहिए। तो इससे क्या लगता है, इस चाहे जैसे भी वोट तो लेने के लिए हर कोई अपने हथकंडे अपनाता है, लेकिन एक तरफ कथा हो रही है, चलिए वो ठीक है, बीजेपी कहती है हमने राम मंदिर बनवाया, लेकिन साथ में विकास की भी बात करती है, तो वो विकास दिखता है आप लोग? नहीं सर, बिल्कुल भी विकास की आप बात करें सर, कुरुक्षेत्र में जब वोट डालने की बारी आती है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, तब यहाँ पे सड़कें बनती हैं। और यहाँ पे सरकार कह रही थी हम राशन मुफ्त करवा रहे हैं। राशन मुफ्त का क्या करेंगे? हम गेहूं ले रहे हैं, चलो मुफ्त ले रहे हैं, पर हम गेहूं तो नहीं सीधा खा सकते हैं। महंगाई इतनी हो रही है, सिलेंडर इतने महंगे हो रहे हैं, तो हम सिलेंडर नहीं खरीद पाएंगे तो उस गेहूं का हम करेंगे क्या? जाहिर सी बात है, ये बड़ी चुनौती है और बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे युवाओं के सामने ही आती है। क्या शुभ नाम है आपका? कवर सिंह। कंवर सिंह, मुझे ये बताइए क्या इश्यूज हैं, सबकी बात आप सुन रहे हैं,
चुनाव जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हरियाणा से हम शुरू करते हैं, कुरुक्षेत्र से शुरू करते हैं, पूरे देश में ही क्या लग रहा है, किस दिशा में जा रहा है? अब की बार जो इलेक्शन है, अब की बार युवा देख रहा है रोजगार के मुद्दे। हरियाणा के अंदर आप देख ही रहे हो कितना बुरा हाल कर दिया है। यानी युवाओं को सिर्फ है ना एक लॉलीपॉप चढ़ाने का काम कर रही है सरकार, कि एक बार पोस्ट निकाल देती है। पीछे इन्होंने 2018 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली थी, 18,000 वैकेंसियाँ, आज तक उस वैकेंसी के जो स्पोर्ट्स कोटे के बच्चे थे आज भी वो स्ट्राइक पे बैठे हैं पंचकुला में, उनको पूरा नहीं कर पाए भर्ती को। उसके बाद फिर डी ग्रुप के, यानी जिस स्टूडेंट ने एमएससी कर ली है, पीएचडी कर ली है, उनके लिए सिर्फ डी ग्रुप के लिए सीमित रह गए हों। और दूसरा ये है कि पीछे इन्होंने 3300 वैकेंसी का वादा किया था कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर की 3300 भर्तियां करेंगे, लेकिन ये उसके लिए नॉर्म्स ही नहीं बना पाए, नहीं उनको निकाल पाए अब तक। सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का ही है हरियाणा के अंदर। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को एक मीठा लॉलीपॉप चुसा रही है, एक बार चुसा के छोड़ देती है, एक बार पोस्ट निकालती है, उनको पूरा करती है नहीं। ऐसा ही यूनिवर्सिटी में बुरा हाल है। इतने साल से यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पूरी नहीं हो पा रही। 2019 में निकाली, वो पूरी नहीं कर पाए। उसके बाद फिर निकाली, वो पूरी नहीं कर पाए। कभी रोस्टर में दिक्कत आ जाती है, कभी किसी चीज में दिक्कत आ जाती है, ऐसी समस्याएं चल रही है। उम्मीद है अभी जो विपक्ष में है, अगर वो सत्ता में आते हैं तो कुछ बदलाव होगा इस परिस्थिति में? बिल्कुल, हमें राहुल गांधी जी से उम्मीद है। एक युवा चेहरा है, एक उनके अंदर युवा जोश है, वो सच में देश के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे, मोदी से ज्यादा बेहतर कर पाएंगे लगता है। बीजेपी तो कहती है मोदी विश्व गुरु हो गए हैं, देश भारत विश्व गुरु हो गया है, उन्होंने देश की छवि बदल दी है, उसमें दम नहीं दिखता। मैं बता, कोई दम नहीं है सर उसके अंदर। सिर्फ यहाँ पे मेरे को लगता है कि अगर अभी युवाओं की जो आस है वो राहुल गांधी जी से है। अगर राहुल गांधी जी सत्ता में आते हैं तो शायद कुछ युवाओं के लिए भला हो सकता है। लगता है कि अगर राहुल गांधी सत्ता में आते हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आते हैं, तो युवाओं के लिए भला हो सकता है। क्या शुभ नाम है आपका? जोत सिंह कंबोज। कमोज जी, क्या है यहाँ के मुद्दे, कुरुक्षेत्र के लोगों के, युवाओं के, आम लोगों के मुद्दे क्या दिखाई देते हैं? क्योंकि यहाँ एक तरफ एक बड़े बिजनेसमैन हैं, विश्व प्रसिद्ध बिजनेसमैन है, लेकिन उसके बाद वो 2 बार चुनाव जीते भी यहाँ से, उसके बाद भी यहाँ पे ऐसा कोई इंडस्ट्री नजर नहीं आता, सरकारों की तरफ से भी ऐसा कुछ नजर नहीं आता। क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो सर रोजगार का ही है स्टूडेंट्स के लिए। और रोजगार के अलावा मतलब शिक्षा जो एजुकेशन है वो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से ये डीम्ड कॉलेज को मर्ज करने का, टीचर पोस्ट, ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। रोजगार तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इतना मतलब पीएचडी करने के बावजूद स्टूडेंट को मतलब एक कंफर्म नहीं है कि जॉब मिल जाएगी। और हमने कई स्कॉलर्स जैसे हमारे हैं, क्योंकि मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ, तो हम जैसे आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, तो कुछ लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं कि कहते हैं यार इतनी बड़ी डिग्री करने के बावजूद भी अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो फिर इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा, रिसर्च करने का फ़ायदा। और इस वजह से कुछ लोग अच्छे से रिसर्च भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। क्योंकि आपको अगर फ्यूचर सिक्योर नहीं दिख रहा है तो आपके रिसर्च पे, कार्य क्षेत्र में फोकस पड़ता है फर्क उससे। क्या लगता है इस बार फिर कैसे चुनेंगे? एक तरफ नवीन जिंदल हैं जो पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए, एक तरफ अभी सुशील गुप्ता बिल्कुल नई नई एंट्री है कुरुक्षेत्र में, दूसरी तरफ अगर हम बात करें अभय चौटाला है। सबको आप लोगों ने देखा, आपके परिवार वालों ने, जो बुजुर्ग हैं उन सब ने देखा, तो क्या लग रहा है इस बार कैसे, मतलब क्या सोच कर चुनेंगे? इस बार सर, हाँ वोट तो करना है सर। इस बार थोड़ा इंडिया गठबंधन का जो स्पेशली जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है उसमें कुछ उम्मीद की किरण दिखती है स्टूडेंट्स को, कि जैसे युवा न्याय के अंदर 30 लाख वैकेंसीज फिल करने का उन्होंने जो प्रॉमिस किया है। इसके अलावा मतलब लेडीज़ को लेके भी जो 1 लाख रुपए की बात हुई है, या स्टूडेंट को अप्रेंटिसशिप की बात हुई है, तो ये मतलब अच्छी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए उनकी सरकार आती है तो युवा थोड़ा एक्साइटेड है भी, कम से कम कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो इस तरह की ये चीज़ें युवा देख रहा पर विचार कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। देखिए, है। बर्निंग इशू है स्टूडेंट के बीच, क्योंकि ये देखिए, सरकार, रोजगार तो बड़ा subject हाँ है ही। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस सरकार को हमने पिछले 10 साल में लोगों ने देख लिया है, क्योंकि धर्म के अलावा और किसी चीज़ को, मुद्दे को लेके बात करते ही नहीं है ये। मतलब कोई भी चीज़ अगर रोजगार की किसी मतलब प्रतिनिधि से बात भी करते हैं जो चुने गए हैं पिछले 10 साल से, इन्हीं के सभी एमपीज हैं हरियाणा में, लेकिन उनसे अगर रोजगार के मुद्दे पे बात करते हैं तो वो घुमा के या तो धारा 370 पे बात को ले जाते हैं और पीछे से नारा लगाते हैं भारत माता की जय। मतलब ये क्या नॉनसेंस है? अगर आपसे रोजगार पे मुद्दे पे अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आपको उसका सीधा सीधा जवाब देना चाहिए। आपने कितने रोजगार जनरेट किए, कितने लोगों को आपने गवर्नमेंट जॉब दी, या प्राइवेट सेक्टर में आपने क्या लेके आए। लेकिन वो घुमा के धारा 370 और कश्मीरी पंडितों को लाके और राम मंदिर को लाके
बात वहीं से शुरू करते हैं, वहीं खत्म कर देते हैं। नहीं, लेकिन आपको लगता है इन मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए? बात तो मुझे मेरे हिसाब से इन पर भी होनी चाहिए। हाँ, और वो भी जो आप कह रहे हैं रोजगार की पहले होनी चाहिए, फिर इन पर होनी चाहिए, क्योंकि सब पुराने मुद्दे हैं जो एक-एक करके आपने सर देखिए, जो राम मंदिर का जो मुद्दा है ना, वो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो बना है। तो उसको ठीक है, किसी किसी पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, आप उठाओ। लेकिन अगर मान वो उनका बेसिक मुद्दा इसलिए है क्योंकि जब से जनसंघ के जमाने से राम मंदिर उनके एजेंडा में रहा, तो अब जाहिर सी बात है वो जनता को बता रहे हैं। बात हो रही है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले बात रोजगार की होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, पहली प्रायोरिटी रोज़गार होनी चाहिए, क्योंकि युवा अगर आपके पास, हम कहते हैं कि हमारे पास वे दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या है। अगर उस युवा, जो आपके युवा एसेट हैं, अगर आप उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे, उनको सही दिशा में नहीं भेज पाओगे, ये तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने भी कहा था कि हमारे पास युवा हैं, ये एक ऐसा एसेट है, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। लेकिन अगर उस पे हम काम ही नहीं करेंगे, उस चीज़ को हम सही दिशा में लेके नहीं जाएँगे, तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। ये जो विकसित भारत का ये नारा दे रहे हैं, ये सिर्फ एक जुमला बन के रह जाएगा। और जहाँ तक सर, मैं अभी थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, जैसे हमारे कवर से आपने पूछा था कि विश्व में नाम हो रहा है। अभी किर्गिस्तान में आपने वीडियोस देखे होंगे, भारतीय स्टूडेंटों को पीटा जा रहा है। तो ये किस तरह का मतलब पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। हर जगह से ऐसे आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के समय में भी हमने देखा है। तो ये जहाँ तक विश्व में नाम होने का, ये भी एक जुमला है। ये कोई खास इसमें है, कोई सच्चाई है नहीं। ठीक है, ठीक है। इनको लगता है कि दोनों ही बातें इन्होंने भी बताई, उसमें इनको बहुत ज्यादा दम नजर नहीं आता, और उम्मीद कर रहे हैं कि अगर विपक्ष में अभी इंडिया गठबंधन है, उनकी सरकार आती है, तो शायद जिस रोजगार के दावे उनके मैनिफेस्टो में किए गए हैं वो पूरे हों। क्या शुभ नाम है? अनिल कुमार। अनिल, मुद्दे एक तो क्या है, दूसरा जिन मुद्दों पर बात हो रही है क्या उस पर चुनाव होगा, तीसरा यहाँ के लोग कैंडिडेट चुनेंगे कैसे? इस बार 3 अलग-अलग तरह के लोग हैं। हालांकि जिंदल साहब को पहले देखा हुआ है, अभय चौटाला साहब को हराते रहे, आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। तो क्या सिर्फ कांग्रेस के मैनिफेस्टो की वजह से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को चुन लिया जाएगा यहाँ पर? हालांकि गठबंधन में है वो, इसलिए सवाल। जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जितने मेरे साथियों ने बात रखी, उससे बड़ी बात मतलब यहाँ कहने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास सबसे बड़ी हमारी ताकत है वोट। यूनिवर्सिटी का माहौल है, और यूनिवर्सिटी के जो 2 स्कूल हैं यहाँ पर, सबसे कम परसेंटेज वोट यहाँ का रहता है, जो मैं पढ़ रहा था। तो मुझे लगता है कि जो पार्टीज़ या जो लोग वोट माँगने के लिए हमारे पास आते हैं, तो हम अपनी वोट के माध्यम से एक ऐसा कैंडिडेट चुने कि हम उसके बाद गिड़गिड़ाए ना जाके उनके पास कि हमारा काम करिए। हम अपनी समझ से, ऐसा अभी कोई कैंडिडेट दिखाई देता है तीनों में से? जी, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पिछली बातों को दोहराते हुए कि एक मैंने स्टोरी देखी जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति नंगे पैर चल रहा होता है। सामने से एक व्यक्ति आता है, उसको चप्पल देता है, चप्पल देने के बाद जिसको चप्पल दी जाती है, उसके बाद उसके ऊपर बैठ लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि फ्री का ना दिया जाए। हमारे शास्त्रों में, धर्मों में भी बात की गई है, कर्म करने के बाद जो हमें हासिल होता है, उसकी फ़ील ही कुछ और होती है। तो अब मेहनत के बेस पे देखिए, जो फ्री का बांटा जा रहा है, फ्री की चीजें चल रही हैं, जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ, शायद समझ रहे हो, उस चीज को छोड़कर जिस जिस तरह से मेरे साथियों ने बताया कि पीएचडी स्कॉलर हैं और उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद रोजगार का कहीं नाम नहीं है। हरियाणा पंजाब की जब भी बात आती है, एक बड़ा हिस्सा यहाँ से बाहर की ओर जा रहा है। तो ये कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकल चीजें दिख रही कि स्थिति अच्छी नहीं है रोजगार के स्तर पर, एजुकेशन के स्तर पर। जो व्यक्ति पीएचडी कर रहा है उसके बाद भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे रोजगार होना चाहिए, एक अच्छा रोजगार व्यक्ति को मिलना चाहिए। और खासकर कुरुक्षेत्र जाना जाता है एनआईटी और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे कैंडिडेट को सामने लाना चाहिए, चाहे सुशील गुप्ता हैं और चाहे नवीन जिंदल हैं, जो उनकी समझ में एजुकेशन के साथ साथ लोगों के रोजगार के स्तर पर काम कर सके, लोगों को रोजगार दे। और दूसरी ओर एक मेरी बहन थी जिन्होंने बात की कि किस तरह से लोग बाहर जा रहे हैं, महिलाओं की सेफ्टी की बात की। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा को लगातार रहता है। तो फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी केवल हम बातें कर रहे हैं, लेकिन अपनी वोट के दम पे हम चोट मारें, हम समझाएं कि हम किसको चाहते हैं। और जो भारत सरकार ने एक नियम बनाया है कि 18 की उम्र के बाद वोटिंग करें, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छी समझ होती है। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप उस व्यक्ति को चुने जो आपकी समझ में बहुत अच्छा है, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर बहुत अच्छा काम कर सकता है। उस व्यक्ति को ही चुनना चाहिए, जाहिर सी बात है। आप लोग इस तरफ आ जाइए, मैं आ रहा हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? गोविंद राय महाशय सर। क्या है मुद्दे? सबकी बात आप सुन रहे हैं, क्या आपको लग रहा है चुनाव में क्या होना चाहिए? सर देखिए, मुद्दे बहुत हैं उठाने के, लेकिन मैं बहुचर्चित मुद्दों को आपके सामने रखना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। जैसे कि युवा शक्ति है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस ओर जवानी जाती है उस ओर ज़माना चलता है। क्या है जी,
अग्निवीर मुद्दों को उठा लीजिए, शिक्षा का विस्तार जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि आप बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स एमए तक के बच्चों को भी पूछ लीजिए कि हमारे सिस्टम क्या है, हमारी सरकार कानून कैसे बनाती है, पार्लियामेंट क्या है, कुछ नहीं पता। सिर्फ ये पता है, इसी वजह से शायद शिक्षित वर्ग के लोगों का जो मतदान आंकड़ा चेक करते हैं तो बहुत कम होता है, जिसे प्रॉपर आंकड़ा नहीं आता शिक्षित वर्ग। और मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो शिक्षा का विस्तार करते हैं, जो शिक्षा का निर्माण करते हैं, पहले उनका निर्माण शिक्षित वर्ग करे, फिर चलकर वो शिक्षा का ध्यान देंगे, शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि शिक्षा ऐसी है कि लोग भी खुद अवेयर नहीं होते, वो शायद जुमलेबाजी में रखना चाहते हैं लोगों को, और इसी कारण लोग भी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रहे। हमारा अगर कुरुक्षेत्र सीट की बात करें तो कुरुक्षेत्र सीट में कुरुक्षेत्र ही नहीं आता, कैथल भी आता है, चीका भी आता है, पेहवा भी आता है। मैं आपका ध्यान चीका की ओर लेके जाना चाहता हूँ। चीका जो एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी के रूप में जानी जाती है, आप यहाँ देखिए, उसमें जब मंडी बनी तो उसमें सारा प्रॉपर मंडी बन गई। उसके बाद में उन्होंने देखा कि बारिश आई और सारी मंडी डूब गई, इतना किसानों का नुकसान हुआ, 6 मंथ की फसल डूब गई। बाद में पता लगा कि उसके नीचे तो पानी की निकासी तो कर ही नहीं। आप यहाँ से देखिए कि एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी और उसके विकास की ओर कैसा विकास हो। और अब बात की करें जो हमारे चीका से कैथल की ओर, पटियाला से कैथल की ओर मेन हाईवे लगता है, उसमें कागजों में हाईवे बना हुआ है, लेकिन हकीकत में देखो जाके सड़क टूटी पड़ी है, जान माल के हमले हुए हैं, लोगों के ऊपर एक्सीडेंट हुए हैं, इतने बुरे घातक, लोगों के जवान बेटे चले गए, लोगों के ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं कि आप सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो कहने का भाव ये है कि कागजों में विकास बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत में नहीं है। और युवाओं का देख लीजिए, युवाओं का अग्निवीर जो करा है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी देश की, जो युवा बल है। अब क्या ऐसा है कि पहले जो जितनी संख्या में युवा तैयारी करते हुए नजर आते थे, अब वो उसमें कमी आ गई है, अब एक तरीके से मोह भंग हो गया उससे? बिल्कुल आई है सर। सारी दुनिया सारी दुनिया की तो छोड़ो सर, हमारा चीका साइड, कैथल साइड, ये कुरुक्षेत्र में से ही लोग जमीनें बेच बेच के बाहर जा रहे हैं। किसानों की क्या हालत है आज बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता है। तो ये जय जवान जय किसान पहले भी एक किसी ने कहा था यहाँ, तो जय जवान किसान वाकई में इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है। जवानी तरफ युवा की ओर कोई ध्यान नहीं है, किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं है, जुमलेबाजी की जा रही है, जाति धर्म के ऊपर अस्पष्ट रूप से राजनीति की जा रही है, स्पष्ट रूप से इस प्रकार से की जा रही है कि कोई उठ के ये नहीं बोल सकता कि आप ये राजनीति कर रहे हो। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसी शिक्षा हो कि लोगों को पता हो, स्पष्ट रूप से वो भांप सके कि क्या सही है क्या राजनीति गलत ना है। हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो। आगे आइए आप लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल संबरवाल। क्या कर रहे हैं साहिल आप? मैं सर मास को मल्टीमीडिया से बीएससी पीपीटी कर रहा हूँ, प्रिंटिंग पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स। मीडिया से कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को? भाषण वाषण सुन रहे हैं सबके, राहुल गांधी के, नरेंद्र मोदी के। क्या लगता है, मोदी बेहतर है, राहुल गांधी बेहतर है, कोई और बेहतर लगता है? नहीं सर, इसमें ये कोई मैटर अभी नहीं करता तक कि जो देख कौन रहे हैं मैटर, उसके हिसाब से। इनमें सर ये मैटर नहीं करता कि कौन महत्वपूर्ण है। इसमें वो है सर जो रोजगार देंगे, जो जो दो स्टूडेंट को देखेंगे, लोगों के बारे में सुनेंगे, उनके उनके रोजगार निकालेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि किसी भी कोई भी हम महत्व दे कि ये हमारी जाति से पड़ता है, ये हमारे किसी भी मुद्दे से पड़ता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कि रोजगार दे लोगों को, जो लोगों की मांगे सुने, उसके हिसाब से हम उसके हिसाब से। ध्यान रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है आपका? नंदिनी सर। नंदिनी, सबकी बात आप सुन रही हैं, क्या लग रहा है आपको? चुनौतियां क्या क्या है? सर जो ठीक होनी चुनौतियां चाहिए। सबसे बड़ी है कि इस वक्त जो हमारी करंट की सरकार है, बात कही जाए तो वो हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के और वो वाली बात है। क्योंकि सरकार ने कई स्कीमें चलाई, कई मतलब अपॉर्चुनिटीज दी, लेकिन उनका कहीं भी यूज नहीं दिखाई दिया। जैसे कि आप श्रम कार्ड लगा लीजिए, आयुष्मान कार्ड लगा लीजिए, वो बने तो बहुत तेजी से, लेकिन हॉस्पिटलों में उनका यूज कहीं नहीं दिखा। कहीं आप जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड शो कर रहे हैं, तो उन लोगों का कहना है कि ये हॉस्पिटल में चालू अभी नहीं हुए। तो अभी इतना वक्त जिस तरह से सरकार नारे लगा रही है, हमने विकास किया, हमने ये दिया है, वो दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका यूज है ही नहीं। अब युवाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे पास जॉब नहीं है। अगर आप कुरुक्षेत्र को देख लीजिए तो यहाँ यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने आते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, लेकिन अब वो जो एक मोह भंग था वो हो गया है। क्योंकि
सबको लगता है कि क्या करेंगे गवर्नमेंट जॉब करके, एकदम से एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जाके जो युवा 8-10 साल से तैयारी कर रहा है और एकदम से उसे पता चलता है एग्जाम नहीं होंगे या रिजल्ट लीक हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ सरकार की कमी है। वो ये इन चीज के ऊपर मतलब धर्म के नाम पे सर आप सरकार बना सकते हैं लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो सकता। डेवलपमेंट करके आप दोबारा वोट मांग सकते हो। तो क्या लगता है कि मतलब इन लोगों को वापस आना चाहिए, बीजेपी वापस आनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए? आप अभी क्या लगता है? सर बीजेपी वापस आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए ये मुद्दा अलग है, लेकिन अब जो देश का युवा है उन्हें थोड़ा बदलाव चाहिए, जहाँ पे मतलब नहीं नई अपॉर्चुनिटीज जो हमें देगा हम उसे सेंटर में देखना इस बारे में आप लोग आपस में क्लासरूम में जब सारे दोस्त बैठते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं, चर्चा होती है कि अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे क्या हो सकता जी सर, चर्चा की बात है, जितने मेरे साथी हैं हम सब मतलब युवा वर्ग हम एक जगह बैठकर बात करते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और कहीं ना कहीं सर हमारे साथ जो हुआ है वो सही नहीं है और हमें फील हो रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। कहीं ना कहीं हमारे वर्ग को बिल्कुल से दबा दिया गया है और हमें उतनी महत्वता नहीं मिली है जितना कि मिलनी चाहिए हमें, रोजगार को लेके, हमारे डेवलपमेंट को लेके, शिक्षा को लेके। है? भाषणों में युवा होता है लेकिन युवा को वो मिलता नहीं। आप प्लीज आ गए, क्या नाम है आपका? सर अनमोल। अनमोल, क्या है सबकी बात आप सुन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, ये ऐसी स्थिति है या कुछ चेंज है? सर मैं कहना चाहूंगी सब रोजगार को ही लेकर बात करें तो मैं रोजगार पे ही पहले बात करना चाहूंगी। लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है, क्यों रोजगार नहीं है? बहुत ज्यादा रोजगार है। आप काम करने की इच्छा तो रखिए, आपको रोजगार आराम से मिलेगा। आप जाइए तो जॉब ढूंढिए तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। आप गवर्नमेंट जॉब, मेरे को तो भाई गवर्नमेंट जॉब करनी है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब इतनी आराम से मिल जाती है। सर आज भी मैं जाऊं ना कहीं जॉब के लिए, मेरे को चाहे कम पैसों में मिले अभी फिलहाल, लेकिन अगर मेरे काम अच्छा है ना, मेरे को अपने आप ही अच्छे लेवल पर जॉब मिल जाएगी। और दूसरी बात, आप अगर काम करने की इच्छा रखते हैं ना सर, काम बहुत है। इलेक्ट्रिशियन आज अगर उसको बोले ना कि अभी आ जाओ सर, 10 दिन बाद आएगा वो, और उसके भी 1000 रुपए लेता है एक टाइम के आने के। तो काम क्यों नहीं है उस लाइन में भी? तो हम जा सकते हैं। और मैकेनिक्स के काम देख लो, दूसरे काम भी हैं। और प्राइवेट स्कूल में टीचर्स के काम देख लो, टीचर्स की वैकेंसी सर इतनी ज्यादा होती है ना, पर लोग क्या करते हैं, हमें तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है। 140 करोड़ की जनता है सर, कोई भी पार्टी आ जाए वो 140 करोड़ की जनता को जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये मेरा कहना है। पॉइंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबकी। जिस तरह आप लोग इधर आ जाइए, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, उतनी दूर रहेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। क्या आप आ गए? पहले बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे, क्या शुभ नाम है? माय नेम इज अनुराग। अनुराग, सबकी बात आप सुन रहे हैं, क्या लग रहा है, जॉब बेसिक मुद्दा है, क्या है मुद्दा? मेरे अकॉर्डिंग तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, जो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सिर्फ उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है देश को आगे लेके जाना। कोई भी अगर हम कंसिडर करते हैं, जैसे हमारी क्रिकेट टीम होती है, अगर उसमें खाली अगर एक कैप्टन अच्छा हो तो हमारी जीत नहीं होगी। अगर 11 खिलाड़ी मिलके खेलेंगे तब हमारी जीत होगी। यू कैन सी द एटमॉस्फेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी। इट इज नॉट नेसेसरी टू इंडिकेट दैट एवरी शुड प्लेस विल बी क्लीन। हम ना ऐसे ही रैपर उठा के फेंक देते हैं, हम बॉटल्स को ऐसे ही खिंडा देते हैं, तो ये क्या है? ये कोई लिखने की चीज तो नहीं है। जब हमारे खून में इतनी लापरवाही भरी पड़ी है तो हम कांग्रेस या बीजेपी हो, कोई भी गवर्नमेंट, उसको कैसे दोष दे सकते हैं? कोई भी एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी हो, वो हम ही तो हैं। जिस देश की जनता ही इतनी लापरवाह हो तो उस देश की सरकार में के ऊपर कैसे आप सवाल उठा सकते हो? कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी कंट्री की हो, दैट इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव टू द इंटरनेशनल लेवल की। अब बीजेपी पार्टी क्या कर रही है? इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन वो इंडिया तो हमसे चल रहा है। वो सेक्रेटरी जो बैठे हैं आईएएस लेवल के, वो देश को चला रहे हैं। मैं मानता हूं कि चलो, अभी उन सर ने बोला था कि अग्निवीर स्कीम को थोड़ा सा उन्होंने ब्लॉक किया, मैं मानता हूं इस चीज को, बट आप पहले आप देखो जाके, जैसे आप कोई भी जॉब करते हो ज्वाइन, जब एज ए आप सोल्जर ज्वाइन करते हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, उसमें वो ना 20 साल के लिए जॉब लेते हैं। उसके बाद वो सारी उम्र उसको वो देते हैं, क्या बोलते हैं, पेंशन देते हैं, वो उसके बाद उसको प्रोविडेंट फंड देते हैं, बाकी सब सुविधाएं देते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था पे कितना बोझ पड़ता है। ऐसी ऐसी स्कीमों को ब्लॉक किया गया, तभी देश की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर पहुंची है। अभी आप ज्यादा बड़ी बात ना कहो, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, उसके जो टीचर्स होते थे जब वो रिटायर्स होते थे तो उनको भी तो बाद में पेंशन प्रोवाइड कराई जाती थी। ये सबसे बेसिक मुद्दा है कि इस गवर्नमेंट ने पेंशन कैंसिल किया, लेकिन उन लोगों के स्किल्स देखिए पढ़ाने के, आप उनके स्किल्स को कंपैरिजन कीजिए और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के स्किल्स को कंपैरिजन कीजिए, जमीन आसमान का फर्क पाएगा। तो फिर क्या ये गलत नहीं है? जब हमारे देश, हमारे उन टीचर्स के अंदर ही हरामखोरी भरी पड़ी है, तो स्टूडेंट्स शब्दों का चयन थोड़ा ध्यान से, कम टीचरों का। मैं उनको सिर्फ, हर एक टीचर नहीं कहता मैं ऐसा, किसी भी फील्ड में 100% ना ही
अच्छे आदमी हैं ना ही बुरे आदमी हैं। मैं एक स्पेशल उन लोगों को इंडिकेट कर रहा हूँ, स्पेशल टीचर्स, हमारे टीचर्स हैं यहाँ भी गवर्नमेंट है, दैट आर वेरी गुड। मैं उन्हें उनके लिए नहीं कहा, मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए कहा है जो टीचर्स का ही नाम बदनाम करें। अब स्टूडेंट्स है वो तो अपने टीचर्स ही सीखेंगे, टीचर्स हैं वो शराब पी के आते हैं। तो आप कह रहे हैं वो जो सोच है हमारी, उस सोच को तोड़ना होगा, हमें नई चीजों को के बारे में सोचना होगा, जिस तरीके से सरकार बदलाव करेगी। आगे आइए आप, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव है। सबकी बात आप सुन रहे हैं, क्या है मुद्दा यहाँ पर युवाओं के? क्या देखिए, मुद्दा तो यही है कि रोजगार आने चाहिए, लेकिन अभी जैसे भाई ने बताया या बाकी सब ने बताया, अग्निवीर स्कीम के ऊपर भी बात चल रही थी, तो मैं इन लोगों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अग्निवीर स्कीम्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं ना, तो कम से कम उन 3,000 जो 75% को निकाला जाएगा 4 साल बाद, उनको कम से कम 4 साल के लिए रोजगार तो मिला। मैं खुद एक इसकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने खुद एयरफोर्स के पेपर दिए हैं। अभी अग्निवीर स्कीम आने से जस्ट पहले 1 साल के अंदर एयरफोर्स के अंदर मात्र 1,000 वैकेंसीज निकलती थी, लेकिन वो वैकेंसीज को बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया। अभी भी वो 1,000 परमानेंट रहते हैं, लेकिन वो 3,000 को कम से कम 4 साल के लिए रोजगार तो मिला। उन 4 साल के लिए उनके पास कुछ काम तो था करने को, उनके पास पैसा तो आया। वही भाई किसी भाई ने बात बोली थी कि रोजगार नहीं है। अगर रोजगार नहीं है तो जो इतने वास्ट एरियाज में रोड बन गए वो अपने आप बन गए? क्या बाहर से लोगों को उठा के लाया गया? क्या वास्ट जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गए वो अपने आप बन गई? रोजगार है, दिक्कत ये है कि हम नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट लीडर है, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने स्टेज के ऊपर खड़ा होकर ये बोला कि जो लोग चपरासी करते हैं उनकी इज्जत नहीं है। क्यों भाई? चपरासी करने वाला मेहनत नहीं करता? चपरासी करने वाले ने मेहनत करके जॉब नहीं पाई। उनका बोलना ये है कि पीएचडी स्कॉलर क्यों चपरासी की जॉब करे? भाई जॉब जॉब होती है, काम काम होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। अगर आप में करने की लगन है तो आप काम करेंगे। इंडिया के अंदर पिछले अगर 5 साल के अंदर देखा जाए तो ज्यादा नहीं बोलता मैं, लगभग लोग 5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं। अगर वो काम नहीं है तो वो लोग स्टार्टअप क्यों शुरू कर रहे हैं जब काम ही नहीं है? दिक्कत ये है कि हम लोग ही काम नहीं करना चाहते, फिर हम आखिर में जाकर सरकार को कोस देते हैं कि सरकार नहीं है। मान सकता है कि सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ, आपको मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हम में से जितने लोग पढ़े हैं इनमें मेरे ख्याल से सबकी वोटिंग होगी, सब वोट करते होंगे। इनमें से जरा ये पूछिए इन्होंने कितनी बार ये सोचा है बैठ के कि मैं किसको वोट करनी चाहिए। इनके घर पे 5,000 आएंगे, ये उसको उठा के वोट करके आ जाएंगे, जी ठीक है मेरे पास तो पैसा आ गया मैं तो उसको वोट करके आऊंगा। जब आप खुद ही जागरूक नहीं है तो आप सरकार को नहीं कोस सकते। इनमें सादे तो ऐसे लोग हैं जो वोट भी नहीं करने जा रहे होंगे अपने घर पे कि मैं क्यों वोट करने जाऊं, मेरा तो एक दिन की छुट्टी मिले, क्यों खराब करूं उसे। जब तक आप वोट ही नहीं करेंगे तो आप सरकार को कैसे कोस सकते हैं? आपकी भागीदारी नहीं है उसमें। आपकी लोकतंत्र का बड़ा महापर्व है। जल्दी से मुझे छोटे छोटे जवाब दे दीजिए क्योंकि काफी समय हो गया। क्या लग रहा है, सबकी बात आप सुन रहे हैं? हाँ जी, सबसे बड़े मुद्दे तो सर यही शिक्षा और रोजगार का ही है। अगर देखा जाए, अगर कोई भी देश विकास, एक युवा ही है जो अपने देश को विकास की ओर लेके जाएगा। लेकिन अगर हम भारतीय युवा की बात करें तो आज से आधे ज्यादा युवा तनाव से ग्रस्त है। क्यों? क्योंकि लोग 7-7, 8-8 साल मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी मेहनत के, अपने कैलिबर के हिसाब से उनको चीज नहीं। कोई चिंता कर रहा है इसकी? लग रहा है नरेंद्र मोदी हो इधर या इधर राहुल गांधी हो या उधर अरविंद केजरीवाल हो, कोई नहीं, अभी की जो हमारी सरकार चल रही है, मेरे को तो नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई उनका वो है। हाँ, बाकी जो कुछ विषय है उन पे काम इनके ठीक है। हाँ, कुछ काम ठीक किए गए हैं, लेकिन जो मेन काम है, जो हमारी हाँ रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गुरमुख सिंह है जी। वो क्या सारी सब जो कह रहे हैं वही आपको भी लग रहा है कुछ? हाँ जी, शिक्षा, स्वास्थ्य है और शिक्षा मेन मुद्दे हैं जो, और दूसरी विपक्ष की भी पार्टियां हैं वो इस पे बात नहीं कर रही हैं। जैसे ही इंडिया गठबंधन ने इसके मुद्दे अपनी मैनिफेस्टो में मेन रखे हैं और देखते हैं अब क्या होगा। देखते हैं, मतदान होना जल्दी से आइए आप। क्या शुभ नाम है आपका? किशन सर। किशन, सबकी बात आप सुन रहे थे, सबको लग रहा है कि रोजगार पर प्रमुखता से बात होनी चाहिए जो शायद नहीं हो रही है, लेकिन कुछ विकास के काम भी हुए हैं, लेकिन असली मुद्दा तो रोजगार है युवा के लिए। क्या लगता है क्या होगा इस बार? इस बार सर हम तो यही कहते हैं कि हर व्यक्ति को वोट देने जरूर जाना चाहिए सर, अपना बहुमूल्य समय निकाल के, क्योंकि लोकतंत्र की जीत असली वोट से है। आपको जो अच्छा लगता है, जो पार्टी आपको अच्छी लगती है, उसी पे वोट जरूर डालें। महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हर कार्यक्रम में हम इस बात की चर्चा करते हैं। जल्दी मैं वो भाई जवाब देना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं ना कि रोजगार बहुत है, जैसे रोड बन रहे हैं, तो इस हिसाब से तो सभी को फिर पीएचडी करने के बाद मजदूर बन जाना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि पीएचडी वाला को चपड़ासी लग जाना चाहिए, तो फिर पीएचडी कर क्यों रहे हैं? तभी तो 10th पास करने के, 5th पास करने के बाद ही हम चपड़ासी लग जाएंगे। फिर इतना पैसा, इतना टाइम वेस्ट, इतना पढ़ाई करने का क्या लॉजिक बनता है? और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि पैसे दे के लोग वोट देते हैं, तो ये लोकतंत्र को गाली देने का काम कर रहे हैं। इनको क्या पता कि लोग पैसे दे के वोट देते हैं, या ये कह रहे हैं कि ये आधे वोट देने नहीं जाएंगे। इनके पास क्या एविडेंस है, क्या सबूत है कि लोग वोट देने नहीं जाएंगे?
तो देखिए ये इसमें सबकी अपनी अपनी राय है, बहुत सारी किस्से कहानियां सबने सुन रखे हैं। मतलब आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते कि पैसे दे के वोट दे रहा है। वो सबकी बात इन जनरल कर रहे थे, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय है। देखिए लोकतंत्र में सबको अपनी राय रखने का हक है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे जरूरी है कि आप अपने घरों से निकले और वोट डालें। अलग अलग जगहों पर हम जा रहे हैं, युवाओं की आपने राय सुनी, सबको अपने अपने हिसाब से मुद्दे लगते हैं, अपने अपने हिसाब से चीजें लगती हैं, वो हमने आपके सामने रखा है। आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा, और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अमर उजाला .com पर बने रहिएगा, और जब भी आपके यहाँ मतदान हो वोट डालने के लिए जरूर जाइएगा। धन्यवाद।